सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेक्निक ऑफ ब्रशिंग। जो हमारे बुजुर्ग थे वो गन्ना चबाते थे, वो रोटी खाते थे, प्याज खाते थे, मूली गाजर तोड़ के खाते थे, जिसकी वजह से जो उनके जूसेस होते हैं, जो उनके फाइबर्स होते हैं, वो क्लीन करते थे टीथ को। मैं ये कहूंगी कि जब मदर प्रेग्नेंट है तब से हमें बच्चों की टीथ का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। भयानक एसिडिटी होती है पेशेंट को, उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, वो सारा हमारा ओरल हेल्थ से जा रहा है। पहले आपने देखा होगा सारे सिल्वर फिलिंग और ये सब करते थे जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, उसमें फ्री मर्क्यूरी कंटेंट होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं वो नहीं यूज करने हैं, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो नहीं यूज करना, एब्रेड हो जाता है एनामल ओवर द इयर्स। चेन स्मोकर्स हैं, उनमें धीरे धीरे वो जो स्टेन्स है ना, वो जो दांतों का एनामल है उसके अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। क्या दांतों की समस्याओं से पेट की समस्याएं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अगर आपके सलाइवा में बैड बैक्टीरिया है तो आप चाहे जो भी खाएं, उसका पूरा पोषण आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होगी। हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जानेंगे आज पूरी जानकारी एक्सपर्ट डेंटिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर से। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड, डॉक्टर मीनाक्षी, स्वागत है आपका। Thank you so much, Pooja, for inviting me for Adda Unfiltered. Pleasure. I love the name itself. So, डॉक्टर मीनाक्षी, टीथ हेल्थ इज ओरल हेल्थ, ये हम सब जान चुके हैं। तो पहले शुरुआत होती है मंजन करने से, यानी कि ब्रश करने से। तो ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए हमें? बच्चे, ब्रशेस जो हैं वो बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। करेक्ट। दे एडवर्टाइज देयर ब्रशेस, इसमें ये अच्छाई है, इसमें वो अच्छाई है, बट व्हाट वी फील इज दैट ब्रश ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा जिगजैग ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए। ओके। जो कि एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आती है कई बार। रेगुलर ब्रिसल्स होने चाहिए। सॉफ्ट से अल्ट्रा सॉफ्ट दोनों हम यूज कर सकते हैं, बहुत हार्ड ब्रश नहीं यूज करना चाहिए हम। उससे क्या होता है, एक तो हमारे गम्स जो है वो छिलने का खतरा होता है, दूसरा जो हमारे टीथ के ऊपर लेयर होती है इनेमल, वो एब्रेड हो जाती है। अगर इनेमल एब्रेड हो जाए तो उसके अंदर जो डेंटिन होता है उसमें नर्व्स होती है, नर्व एंडिंग्स होती है, तो वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है पेशेंट को। इसलिए हम कहते हैं कि सॉफ्ट ब्रश लीजिए या अल्ट्रा सॉफ्ट, जिनको स्पेशली गम्स की थोड़ी प्रॉब्लम है उनको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। ओके। और ब्रश ऐसे सीधा करना चाहिए या राउंड करना चाहिए? कोई स्टाइल उसका पर्टिकुलर है जिसको फॉलो करने से अच्छा हेल्थ होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेक्निक ऑफ ब्रशिंग। ब्रश से भी ज्यादा टेक्निक ऑफ ब्रशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टीवी में कई मिसगाइड करने वाली टेक्निक्स दिखाई जाती है। बहुत सारा पेस्ट लेके डायरेक्ट ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, वैसे नहीं होता। हमेशा ही जो है वो सर्कुलर मोशन में ब्रश होना चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स होती है, आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकलिटीज। फॉर द लेमैन मैं ये बताऊंगी कि आप राउंड एंड राउंड घुमाइए। जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं उनको 45 डिग्रीज के एंगल पे रखिए, और गम से 45 डिग्रीज के एंगल पे रखिए और उनको गोल गोल घुमाइए। एट अ टाइम 3 से 4 टीथ ही आप लीजिए, उनको अराउंड 20 टाइम्स घुमाइए, फिर अनदर 3 टीथ लीजिए। ऐसे करके जो अंदर की साइड होते हैं, जिसको हम लिंगुअल सरफेस कहते हैं, जो अंदर की तरफ दांत है, वहां ब्रश ऐसे नहीं जाता है, तो वहां आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है, वर्टिकल रखना है ब्रश, और बाहर की तरफ लेके आना है। मेरे कहने का मतलब है गम से टीथ की तरफ लेके आना है। जब ऊपर के दांतों में, आगे वाले दांतों में करेंगे तो ऊपर से नीचे, और नीचे वाले दांतों में करेंगे तो नीचे से ऊपर लेके आना है। मसूड़ों से नीचे की तरफ को, एग्जैक्टली, मसूड़ों से ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली। अगर हम मसूड़ों की तरफ को करेंगे तो मसूड़े खिसका रहे हैं एक तरीके से। हाँ, मसूड़े छिल जाएंगे, बैडली डैमेज होते जाएंगे, धीरे धीरे वो पकड़ छोड़ देंगे वहां से। करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज द वे वी ब्रश। और जो हमारे जो चबाने का सरफेस होता है उसमें हम सिर्फ आगे पीछे करेंगे, लाइक दिस। ओके, सिर्फ आगे पीछे, जहाँ चबाने वाला सरफेस है, मोलर्स और प्री मोलर्स के ऊपर, जहां से हम फूड को च्यू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसको हम पिट्स एंड फिशर्स कहते हैं, वहां पे फूड फंसा रहता है। अगर हम आगे पीछे नहीं, इधर आगे पीछे करोगे तो आप गम्स को डैमेज करोगे, लेकिन आप चबाने वाले सरफेस पे आगे पीछे करोगे, दैट्स द ओनली प्लेस। And some people they think कि आगे से तो दांत चमक गए, अंदर साफ नहीं करते, which is very important. How important is it? अंदर का से आपका मतलब है जो आगे वाला, जीभ के नीचे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वहां अगर आप देखोगे जो पेशेंट सबसे ज्यादा जो टार्टर, जिसको लेमैन लैंग्वेज में टार्टर कहते हैं, हाँ डेंटल लैंग्वेज में कैलकुलस कहते हैं, जब वो जमता है वो सबसे ज्यादा यहाँ जमता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सलाइवरी डक्ट्स होते हैं, आप सलाइवरी ग्लैंड सबको पता है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं, वो यहाँ खुलती हैं मल्टीपल, और वो सलाइवा वहाँ इकट्ठा होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा टार्टर जम जाता है, और धीरे धीरे वो टार्टर जो है वो एक्ट करता है एक नाइडस जैसे, जिसके ऊपर और ज्यादा प्लाक आके जमता है, और ज्यादा टार्टर बनता है। धीरे 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 वो इतना जम जाता है कि वो आपके ब्रश से नहीं निकल सकता, और उसके अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं, यू विल नॉट बिलीव। अगर आप उसका एक पीस लेके एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आप देखोगे उसमें हजारों बैक्टीरिया होते हैं, और वो धीरे धीरे पहले गम्स को डैमेज करते हैं, गम्स लूज हो जाते हैं, बैक्टीरिया और अंदर को जाने लग जाते हैं, और वो अंदर की बोन को गला देते हैं। बोन पूरी गल जाती है। लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे दांत हिल रहे हैं। दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिल रहे हैं। हिल इसलिए रहते हैं क्योंकि जो जड़ें दांत की जिस बोन में है वो बोन ही खत्म हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो दांत निकालने पड़ते हैं। कुछ केसेस में अगर टाइम लिया जाए तो वो बच भी जाते हैं, हम लोग उसको वायर से, मटेरियल से स्प्लिंट कर देते हैं आपस में, कुछ साल चल जाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर ब्रश करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और आपके टीथ जो है वो 80 साल तक भी आपके टीथ हिलेंगे नहीं, अगर आप रेगुलरली ब्रश कर रहे हो और सही टेक्निक से कर रहे हो। टेक्निक इज द मेन पॉइंट, नॉट द ब्रश टाइप। तो सामने से राउंड करें, सारी जगह पे राउंड करना है, पीछे भी राउंड करना है, अंदर सिर्फ आगे और ऊपर वाला आगे, वहां वर्टिकल रखना है, स्ट्रेट रखना है, गम्स से लेके टीथ के सरफेस की तरफ आना है, नॉट द ऑपोजिट वे। और टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन सब पूछते हैं। देखिए, टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो। लेकिन फ्लोराइड, बहुत ज्यादा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट छोटे से बेबी को, जो 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको नहीं देना है, याद रखिए, क्योंकि वो निगल जाते हैं। तो वो उसको नहीं देना। बाकी सबके लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लोराइड नहीं। और जो कुछ एरियाज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ही है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, कुछ एरियाज हैं जहाँ वाटर में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है, उनको फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं यूज करना है। फ्लोराइड पानी में जहाँ बहुत ज्यादा है, वहां जब बच्चों के दांत आते हैं, बनते हैं, तो वो बिल्कुल अलग कलर के होते हैं, पीले काले होंगे, बीच में उनके छोटे छोटे होल होते हैं, मोटल्ड कहते हैं उसको, वो ठीक भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उनको फ्लोराइड नहीं यूज करना है। ये एरियाज स्पेसिफाइड हैं, फिर भी लोगों को लगे कि यहाँ फ्लोराइड बहुत है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ वाले होते हैं, वो बताते हैं कि फ्लोराइड, उनको नहीं फ्लोराइड वाला। वैसे अगर आप, मतलब मैं कोई कोलगेट की एजेंट नहीं हूँ, बट कोलगेट टोटल जो है वो इंडिया में अभी तक, आई थिंक इंटरनेशनली इट इज नंबर 1 टूथपेस्ट। अदरवाइज आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, जो आपके जो आयुर्वेदिक वाले होते हैं, मेसवाक है और नीम है, ये आप यूज कर सकते हो पेस्ट। ऐसे पेस्ट मत यूज कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन है। आई विल नॉट रिकमेंड। एंड मेडिसिनल टूथपेस्ट कुछ होते हैं, सम पीपल हैव सेंसिटिविटी इन देयर टीथ टू कोल्ड एंड हॉट, दे कैन नॉट फाइंड रिलीफ विद द नॉर्मल टूथपेस्ट। उनके लिए कुछ होते हैं जो सेंसिटिविटी कंट्रोल के लिए होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वो टूथपेस्ट डॉक्टर जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब करेगा, उतने ही दिन के लिए, उतने ही टाइम पीरियड के लिए यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं यूज करना, because there is medicine in that. And जो ग्रीन और रेड मार्क होता है टूथपेस्ट पे, उसका क्या क्लैरिटी है, आप बताएं? रेड मार्क टूथपेस्ट होता, बोलते केमिकल है, इसको नहीं यूज करना, ग्रीन मार्क वाला यूज करना। हाँ, वो जो कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स कैसे में यूज होते हैं, वो रेड मार्क वाले। सम पीपल हैव, स्पेशली इन इंडिया, दे डोंट वांट टू यूज वेयर एनिमल प्रोडक्ट इज यूज्ड। जस्ट एनिमल प्रोडक्ट या केमिकल्स भी बहुत ज्यादा ऐड होते हैं? नहीं, केमिकल्स ऐड होते हैं, उसमें रेड नहीं होता है। So green वाला is better. Green वाला is better for Indians, for vegetarians. और जो हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल्स हैं, मतलब वैसे हम तो नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं, जैसे कि कोयले से मंजन करना या दातून से, वो कैसा है? Exactly, it's a very good question. कोयला I will not recommend because कोयला will abrade the enamel of the teeth. उसपे घिस जाएगा दांत. I would recommend दातून.
नीम दातुन है, अखरोट का दातुन है, दे आर रियली रियली, मिसवाक है जिसका पेस्ट भी बना है, वो बहुत अच्छे हैं। उसको हिंदी में तिम्बर कहते हैं, मिसवाक को तिम्बर। ये बहुत अच्छे हैं इनको, लेकिन टेक्निक, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन टेक्निक। इफ द टेक्निक इज रॉन्ग, जो हमारे बुजुर्ग थे वो करते थे दातुन और बड़े अच्छे उनके तीत रहते थे, उसके लिए आपको पहले उसको चबाना है, उसको ब्रश के ब्रिसल्स की तरह बना लेना है और फिर उसी टेक्निक में यूज करना है जैसे ब्रश को करना होता है। देन दे आर रियली रियली गुड। अब जैसे हमारे बुजुर्गों के जो दांत हुआ करते थे वो इतने खराब नहीं होते थे उस जमाने में, आजकल इतना ज्यादा डेंटल जो इश्यूज हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? एग्जैक्टली, दैट इज नंबर वन थिंग इज फूड हैबिट्स। ओके। जो हमारे बुजुर्ग थे वो गन्ना चबाते थे, वो रोटी खाते थे, प्याज खाते थे, मूली गाजर तोड़ के खाते थे, शलगम खाते थे, फाइबर्स खाते थे, जिसकी वजह से जो उनके जूसेस होते हैं, जो उनके फाइबर्स होते हैं, वो क्लीन करते थे टीथ को, इसलिए उनके दांत खराब नहीं होते थे। आज की जनरेशन में वी हैव गॉन टू बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास एंड ब्रेड्स व्हिच इज कॉजिंग ऑल दीज थिंग्स, चॉकलेट्स व्हिच इज कॉजिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो वो सारा स्टिक हो जाता है, फाइबर एग्जैक्टली। तो जिसमें ज्यादा फाइबर है वो पेट के लिए भी अच्छा है, दांतों के लिए भी बिल्कुल अच्छा, डाइजेशन के लिए भी अच्छा, दांतों के लिए बेस्ट है। और बच्चों की टीथ हेल्थ का कब से ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूजा। मैं ये कहूंगी कि जब मदर प्रेग्नेंट है तब से हमें बच्चों की टीथ का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है, जब प्रेग्नेंट वुमन है, उसको सपोज कोई डॉक्टर है अनअवेयर है, उन्होंने उनको टेट्रासाइक्लिन पे डाल दिया किसी इन्फेक्शन के लिए, देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक। वो टेट्रासाइक्लिन बच्चों का जब दांत बनेंगे तो वो डिसकलर्ड आएंगे, डिफरेंट कलर के दांत आएंगे उस टेट्रासाइक्लिन की वजह से। ये काफी लोग शायद नहीं अवेयर होते हैं, वो लिख देते हैं या उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये होता है कि वो लेडी ठीक हो जाए। तो एक तो नंबर वन ये। नंबर टू, हमारे इंडिया में, बाकी जगह में मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा, आई हैव वर्कड इन विलेजेस आल्सो इन गवर्नमेंट सर्विस फर्स्ट फॉर 1 year। देयर आर सम मदर इन लॉज हु डोंट लेट द प्रेग्नेंट वुमन ब्रश हर टीथ, मना करती हैं कि प्रेगनेंसी में ब्रश नहीं करना है। ये एक गांव का मिथ है। देयर इज अ मिथ एंड यू वोंट बिलीव, एक मेरे साथ मैंने यहाँ देखा शहर में। ओके। शहर में सहारनपुर से एक वेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली की एक लेडी आई थी। आई वाज डूइंग माय पेशेंट, अनदर पेशेंट ऑन द चेयर, आई वाज इन डेंटल कॉलेज and somebody came and said that some officer's wife is having problem, she's bleeding from the mouth, please take care of her. Then I told my patient, I cut a sorry figure. I said, you will have to wait for some time. I have to see the emergency. So I took that lady to a special clinic and I saw that she was actually vomiting blood from the mouth. So much blood was there. And I asked her, when I saw the condition and she was carrying, she was pregnant. I said, क्या हाल तुमने अपने दांतों का कर रहा है, मसूड़ों का किया हुआ है, ब्रश नहीं करती हो, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने अच्छे घर से हो। And she said कि वो रोने लगी, उसने कहा कि मेरी मदर इन लॉ was along with her. She said कि मम्मी ने मना किया है ब्रश करने से। I gave a firing. I felt sorry later. I said, you are so much elder to me, auntie, but I'm really, really shocked कि आपने ये किया, इसको नहीं करने दिया है ब्रश। ब्रश नहीं करने देना, ये एक फिर मुझे पता चला कि शहरों में भी एक मिथ है, ब्रश नहीं करने देते हैं। उससे देखो, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, देयर आर सर्टेन हार्मोनल चेंजेस इन हर माउथ, इन हर बॉडी, और माउथ में रिफ्लेक्ट करती है, उससे जो गम्स है वो सूज जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, विच इज अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल हार्मोनल। उस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। रूटीन ब्रशिंग तो है ही है, हमें एक्स्ट्रा केयर करनी होती है कि जो हार्मोन की वजह से स्वेलिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपना ओरल हाइजीन और भी अच्छा रखें। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है कई जगहों पे, जहाँ पे उनको ब्रश नहीं करने दिया जाता। ऑलरेडी उसका ब्लीडिंग गम्स है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, ऊपर से इतना ज्यादा ब्रश नहीं करने की वजह से इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सुपर इन्फेक्शन, दैट लेडी सफर्स अ लॉट एंड दैट इन्फेक्शन थ्रू हर माउथ goes to the baby also. तो वो सबसे डेंजरस है। इसलिए मैं ये कह रही थी, तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान से ही हमें बच्चों की डेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है।
तो फिर उसके बाद जब बेबी दूध पीता है, छोटा बेबी है, उसके दांत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इसका क्या केयर करना है, इसको तो दांत ही नहीं है। इट्स नॉट दैट। जो मिल्क रह जाता है उसके मुंह में, उससे बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, छोटे बेबी के गम्स को या सिंपल वेट फिंगर से मदर की या किसी बिल्कुल क्लीन हैंकी को थोड़ा सा वेट करके उसके गम्स को वाइप कर देना है दूध पीने के बाद में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसके सारे मिल्क टीथ आ जाते हैं, पूरे मुंह में मिल्क टीथ आ जाते हैं। वो मिल्क टीथ को शुरू में जब बहुत छोटा है वो ब्रश नहीं कर सकता, वो पूरी पेस्ट को निगल जाएगा। तो मम्मी को या तो गीले हैंकी से क्लीन करते रहना है या एक ब्रश मिलता है छोटा सा जो मदर की फिंगर पे फिट हो जाता है, उसमें हैंडल नहीं होता। मार्केट में इट्स देयर। मेरे को एक कंपनी पता है, चेरूब कंपनी का मिलता है, और कोई होगी तो मुझे नहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नेट। छोटा सा ब्रश होता है, वो सिर्फ बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, मम्मी के उंगली पे फिट हो जाता है। तो उससे मम्मी जो है वो करवा सकती है ब्रश अपने बच्चे को। एंड स्लोली देन आफ्टर द चाइल्ड इज 2 years old, even before that also, every 6 months the regular dental checkup is very important. I am stressing, it's very important because as a layman हमें नहीं पता चलता है कि मैदान में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। आप जाते हो, डॉक्टर अपने प्रॉपर सीट पे बिठा के प्रॉपर लाइट से देखते हैं, अपने मिरर से देखते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कहीं छोटा मोटा कैविटी भी शुरू हो रहा है तो उसको वहीं कंटेन कर दिया जाता है, वहीं ठीक कर दिया जाता है 2 मिनट के अंदर, तो वो बढ़ता नहीं है। अगर आप चेक नहीं करवाओगे, छोटे बच्चे का छोड़ दो, इवन एडल्ट्स, यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट एवरी 6 months, इवन इफ यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम, गेट योरसेल्फ चेक्ड। तो बच्चों की हेल्थ हम ऐसे ही मेंटेन। दूसरा, जो आपने मुझे बात पूछी थी कि हमारे जो टीथ में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक और प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि बच्चों के दांत आजकल बहुत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, जिनके लिए उनको वायर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, है ना। वो इसलिए आ रहे हैं, अगेन दिस फूड हैबिट्स एंड विद द इवोल्यूशन द जॉ साइज ऑफ द मैन इज ग्रोइंग लेसर एंड लेसर। जब आप अगर स्टोन एज के फोटोज देखोगे, बाद के लोगों के देखोगे, तो उनके जॉज बहुत बड़े होते थे। अब धीरे धीरे जॉ साइज, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज है ही नहीं, कोई रॉ फूड खा नहीं रहा, कोई गन्ना नहीं चबा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो जॉ साइज इवोल्यूशन के साथ घटता जा रहा है। दांत जो है वो उतने के उतने नंबर बनेंगे मुंह के अंदर फिजियोलॉजिकली, तो वो उनको आने के लिए जगह नहीं है, तो वो कहीं भी इधर उधर ऊपर नीचे आने शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए उन बच्चों को वायरिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर हम टाइमली चेकअप कराते रहेंगे तो प्रॉपर जो इतनी सारी वायर्स लगनी है, ब्रेसेस लगनी है, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। आप प्रॉपर एज पे दिखाते जाओगे तो कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो हम बच्चे को पहनने को देते हैं, जिससे वो स्ट्रेट ही आने लग जाते हैं दांत, वो टेढ़े मेढ़े होते ही नहीं है। So this is another very important thing which I would like your viewers to know, that every 6 monthly checkup for a child, whether he has any problem or not, should be done. That's very important. And टेढ़े मेढ़े दांतों की अलाइनमेंट के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहता है? वायरिंग अच्छा रहता है या कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहता है अलाइनमेंट? बेटे पहले तो मैं यही आपको बता रही थी कि जरूरत ही ना पड़े, हम उसको ऐसे पहले रेगुलरली ऐसे करें। अगर हो गए हैं, नहीं दिखाया डॉक्टर, तो कई डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स आ गए हैं आजकल। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल टेक्निक है कि हम पहले मॉडल बना, पहले एक्सरे लेते हैं बड़ा, उसको ओपीजी कहते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं मॉडल बना के कि हमें कितने दांत अगर निकालने की जरूरत है या नहीं। कई पेशेंट में जिनमें जॉ साइज बहुत छोटा है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो कई बार पहले एक्सपेंड करने के लिए कुछ प्लेट्स दिए जाते हैं जिनके जॉ को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। फिर उससे भी नहीं होता है तो कुछ दांत निकालने पड़ते हैं, जो कॉमन है ऐसा उसमें कोई डेंजर नहीं है। प्री मोलर्स होते हैं, फर्स्ट प्री मोलर्स, 2 अपर 2 लोअर, वो निकाल दिए जाते हैं। फिर उनकी जगह पे धीरे धीरे बाकी दांतों को पीछे लिया जाता है, तो वो बहुत ही सही हो जाते हैं, उसमें 1 भी मिलीमीटर का कोई गैप नहीं रहता। जब बच्चे का फाइनल ट्रीटमेंट खत्म होता है तो अलाइंड होते हैं प्रॉपर्ली। दूसरा एक ट्रीटमेंट जो लेटेस्ट आजकल वर्ल्ड में चल रहा है वो अलाइनर्स है। अलाइनर्स जो होते हैं वो रेडीमेड वो बना के भेजती है कंपनी, लेकिन वो कुछ लोगों में ही यूज हो सकते हैं, सब में नहीं यूज हो सकते हैं।
कुछ केसेस होते हैं पर्टिकुलर जिसमें वो यूज होगा, सारों में नहीं यूज होता है वो। तो वो जो इनविजिबल वाले हैं वो बेटर रहते हैं? वो ब्रैकेट्स हैं इनविजिबल जो आप कह रहे हो, 2 टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं, एक स्टील के कलर की होती है, एक इनविजिबल कलर की होती है। ये बच्चों की चॉइस है। नॉर्मली टीनेज गर्ल्स दे प्रेफर इनविजिबल वंस और मॉडल्स एंड सच पीपल। अदरवाइज जो वर्किंग है उनकी दोनों की इक्वल होती है। इनविजिबल वाले कॉस्टली होते हैं थोड़े, वर्किंग दोनों की इक्वली होती है। जैसे हम अपने पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आपकी चॉइस है, इसमें फर्क कोई भी नहीं। और जो वायर्स होते हैं वो कभी-कभी डेंजरस भी हो सकते हैं ना, अगर वो लग गया तो अल्सर हो जाएगा या अल्सर हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेशेंट को पहले ही कि कोई चम्मच नहीं जोर से मारना है, वहां पेंसिल मुंह में नहीं रखना है, पेन नहीं रखना है, च्युइंगम नहीं खाना है, समझ रहे हो। और जो भी एप्पल वगैरह है, कोई चीज है, उसको कट करके नहीं खाना है दांतों से, उसको चाकू से काट के खाना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए जाते हैं। फिर भी अगर वायर निकल गया, इमीडिएटली कंटैक्ट, यू कैन कीप अ कॉटन प्लग देयर एंड इमीडिएटली कंटैक्ट योर डेंटिस्ट। एंड जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो टीथ हेल्थ होती है वो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ भी कनेक्टेड होती है। डेफिनेटली तो वो होती है। कैसे? वो तो हार्मोनल, जैसे कि प्रेग्नेंट औरत के अलावा भी अलावा होता है जो प्यूबर्टी पे होता है। जो बच्चे प्यूबर्टी पे हैं, 15, 16, 17, 18 साल की एज पे, उनमें भी होता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है बॉडी में। दैट नथिंग हैज टू डू कि वो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ही होता है, वो प्यूबर्टी में भी होता है। बच्चों को उनके गम्स सूज जाते हैं, वो बहुत डर के हमारे पास आ जाते हैं। उस टाइम पे हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाए। कुछ बच्चों में अगर टार्टर है, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, वैसे भी सूजे हुए हैं गम्स, तो वो और ज्यादा सुपर इन्फेक्शन होती है। तो हमें वो टार्टर को क्लीन करना है, स्केलिंग कहते हैं उसको। हम स्केलिंग कर देते हैं उन बच्चों की, उनको रेगुलर ब्रशिंग सिखाते हैं कैसे करनी है, और फिर मेंटेन करते हैं उसको। बाद में वो अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। ओके। एंड जब विजडम टीथ हमारे आ रहे होते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? विजडम टीथ एक और इम्पोर्टेंट चीज हो गई है कि पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कब आ गया। विजडम टूथ जो होता है वो हमारी बॉडी में एक, उसको हम अपनी भाषा में वेस्टिजियल कहते हैं, कि वो किसी काम का नहीं होता। अच्छा। इट्स अ वेस्टिजियल टूथ, कि वो चबाने में हेल्प नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो बर्ड्स बनते हैं तो आते ही, उनको आना ही है। अब क्योंकि जॉ साइज छोटा है, तो वो आने की कोशिश करेगा, हर बार नॉर्मल दांतों जैसे निकलेगा अपनी तरफ से, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो जख्म कर देता है अंदर, सूजन आ जाती है गम्स में, और फिर बहुत पेन होती है। वहां पे एक पॉकेट सी बन जाती है गम में, जिसमें खाना फंसता है। इट्स अ विशियस साइकिल। वो फिर से दोबारा खाना फंसेगा, फिर पेन होगी, फिर सूजेगा। तो उसके लिए हमें पेशेंट को अगर दर्द होती है, उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। उसके लिए हमने ओपीजी एक्सरे, जो मैं आपको बता रही थी, बड़ा वाला एक्सरे होता है, वो करवाना है। उसमें सारे टीथ और सारी जो बोन है पूरी की पूरी एक ही एक्सरे में आ जाती है। बार बार बच्चे को एक्सपोज नहीं करना पड़ता एक्सरेज को, हमें रेडिएशंस को, ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं कि कितना बोन कवर है उसके ऊपर, दांत के ऊपर, कि वो आने की कोशिश करे लेकिन नहीं आ पा रहा। अगर बहुत बोन कवर है तो उसको कट करके निकालना पड़ता है सर्जरी से, ठीक है। उसको इम्पैक्शन रिमूवल कहते हैं, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन एक यहाँ मैं आपको छोटा सा बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल डेंटिस्ट, जैसे मैं एक नॉर्मल डेंटिस्ट सर्जन हूँ, मैं नहीं कोशिश करूंगी उस दांत को निकालने की, ओके, विजडम टूथ को। व्हाई? बिकॉज उसके आसपास जो बड़े वाइटल नर्व्स होती हैं, हमारी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर मैंने गलती से कहीं मेरा स्लिप हो गया इंस्ट्रूमेंट और मैंने उस नर्व को डैमेज कर दिया, तो वो एरिया हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाएगा, वो सुन्न रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा फिर। या मेरे से बोन ही फ्रैक्चर हो गया ये वाला, देन द पेशेंट विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम फिजिकली एंड मेंटली एंड फाइनेंशियली, बिकॉज देन यू हैव टू कॉल अ सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, who is supposed to take it out। फिर वो आएगा, उसकी फीस अलग होगी, प्लस पेशेंट को इतने दिन टॉर्चर सहना पड़ेगा, इतने एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम उसमें ना ही वेंचर करें, जो हमारा डोमेन नहीं है। जैसे ही हम एक्सरे देखते हैं, हमें लगता है कि ये टूथ जो है ये नॉर्मल नहीं। इसकी एक चीज बताना चाहूंगी पूजा, कि जो विजडम टूथ होता है, अब जैसे बाकी टीथ है ना, उसमें मेरे सपोज ये टीथ है, मेरे रूट्स भी वैसे ही होंगे, आपके भी, उनके सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन जो विजडम टूथ होता है उसमें रूट्स हमेशा वेरिएबल होते हैं। किसी में 1 रूट होगा, किसी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
स्ट्रेट भी हो सकते हैं, हॉकी स्टिक हो सकते हैं, ऐसे हॉकी स्टिक की तरह होते हैं, वो निकलेगा ही नहीं मेरे से until and unless I cut that bone. So I'm not supposed to cut that bone. Only the maxillofacial surgeon is supposed to do that. तो इसलिए हमें वो बहुत केयरफुल रहना होता है. हमें प्रॉपर एक बार पता चल गया कि वो टूथ इम्पैक्टेड है, टेढ़ा है, कई बार ऐसे लेटा होता है वो बोन के अंदर. तो अगर ऐसे है तो फिर हमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही निकलवाना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए उसे अक्कलदाढ़ बोलते हैं. बिकॉज इट कम्स एट अराउंड 18 years of age, 18 से 25 के अंदर वो डिटेक्ट होता है कि इसलिए बोलते हैं किसी ने रख दिया होगा ना. एंड जैसा कि आपने बोला कि हमारी जॉज अब छोटी साइज की हो गई हैं, तो इज दैट इज ऑल्सो रीजन कि हमारे जब अक्कलदाढ़ यानी कि विजडम टूथ आ रहा होता है तो तब पेन होता है कुछ लोगों, क्योंकि जॉ का साइज छोटा है. मैं वही बता रही हूँ ना, वही बता रही हूँ आपको, वही बता रही थी. जॉ साइज छोटा है तो उसको आने के लिए जगह नहीं रहती है बहुत. इस मेरे क्लिनिक में 8 में से 1 पेशेंट जो है वो विजडम टूथ इम्पैक्टेड के साथ आता है, जिसका विजडम टूथ इम्पैक्टेड होता है, जो ऐसे निकल नहीं सकता. इट्स नॉट एन एक्सैजरेशन, एक्चुअली 8 या 10 पेशेंट्स में से 1 पेशेंट ऐसा आ रहा है. इतना फ्रीक्वेंट हो गया है. एंड डॉक्टर, ब्रश कितनी बार करना चाहिए दिन में? ब्रश, पूजा, वी से दैट आफ्टर एवरी मील यू शुड ब्रश, लेकिन एटलीस्ट ट्वाइस डे, मॉर्निंग एंड नाइट. बिकॉज कई बार हम ऑफिस में होते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रश आवर टीथ. सो ट्वाइस एटलीस्ट, मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप. उसके पहले कुछ भी जो खाना है, पीना है, सब कुछ ले लीजिए आप, दूध पी लीजिए, सब कुछ. उसके बाद कुछ नहीं लेना, फिर ब्रश करने के बाद कुछ नहीं लेना है. उसका कारण बता दूं? जी, डेफिनेटली. कारण ये होता है, जब हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, कुछ भी कहते हैं, थोड़ा सा भी वो लगा रह जाता है हमारे दांत में, तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ओके, कुछ बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं. तो वो बैक्टीरिया उस फूड के साथ मिलके एसिड बनाते हैं. एसिड बनाएंगे तो वो दांत जो है वो फर्मेंट, वो फूड जो है वो फर्मेंट हो जाता है और दांत को धीरे धीरे जलाता है. जैसे आप टाइल पे एसिड डालते हो, टाइल जल जाती है ना, वैसे ही जो टूथ है वो जलता है, जिसको कीड़ा लगना कहते हैं. जी. अब कीड़ा लगने की बात पे मुझे एक याद आ रहा है कि हम एक बार छोटे थे, बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक आदमी आया, सबको कह रहा है कि मैं आपके दांत से कीड़ा निकाल दूंगा, कीड़ा निकाल दूंगा. आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय BDS डूइंग माय डेंटल, जस्ट फर्स्ट ईयर, यंग गर्ल, एंड आई सॉ दैट मैन, ही टुक अ मैच स्टिक. उसने उस पेशेंट के मुंह में ऐसे ऐसे कुछ करके, एंड ही टुक आउट वन कैटरपिलर काइंड ऑफ अ थिंग, एक छोटा सा कीड़ा. उसने बोला, देखो मैंने तुम्हारा कीड़ा निकाल दिया. ही टुक सम 20 rupees और समथिंग, एंड आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग दैट मैन. क्योंकि मैं डेंटल स्टूडेंट थी, मुझे पता है कोई कीड़ा नाम से कोई चीज नहीं होती है. फ्रॉड, दे आर ऑल फ्रॉड्स, बिकॉज कीड़ा नाम की कोई चीज नहीं होती. लेमैन लैंग्वेज में जो एसिड से जल जाता है हमारा टूथ, जिसको हम केरीज कहते हैं डेंटल लैंग्वेज में, या आप कैविटी कहते हो, उसको कीड़ा लगना कह देते हैं. तो ये लोग फायदा उठाते हैं और कीड़े निकाल निकाल के दिखाते हैं. तो आई थिंक उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए. बट आई वाज टू यंग दैट टाइम एंड टू स्कैर्ड. एनीवे, तो बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो फूड के साथ मिलके फर्मेंट करके एसिड बना देते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि रात को ब्रश कर लो, कुछ रहेगा ही नहीं, तो मतलब उस बैक्टीरिया को कुछ मिलेगा ही नहीं फर्मेंट करने के लिए. तो रात को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. इवन मॉर्निंग ब्रश से नाइट ब्रश इज मोर इम्पोर्टेंट. वाई? बिकॉज मॉर्निंग में हम फिर भी कुछ खाएंगे, पिएंगे, पानी पिएंगे, मुंह चलाएंगे, तो वो साफ होता रहता है, क्लेंजिंग होती रहती है नेचुरल वाली. रात को नहीं होगी. 8 घंटे से हो गया, 8 घंटे मुंह बंद है, दैट फूड इज देयर, दैट बैक्टीरिया इज देयर वर्किंग ऑन इट. क्या दांतों की समस्याओं से पेट की समस्याएं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. कैसे? जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया है, हम कुछ खा रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सलाइवा के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में भी जा रहे हैं. करेक्ट. अब इंटेस्टाइन में भी हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं. अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं. समझ रहे हो? अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे अच्छे वाले तो फूड डाइजेस्ट भी नहीं होगा. करेक्ट. तो अगर हमारे मुंह से बैड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, एंड ओवर द टाइम those bad bacteria, they overtake those, they outnumber the good bacteria. Okay,
So they will cause this. We call it dysbiosis. Okay. That term is dysbiosis for this. कि गंदे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, अच्छे बैक्टीरिया खराब हो गए. So they will cause gas, burping, bloating, all kind of things, constipation, diarrhea, and irritable bowel syndrome. All these things they will cause. Acidity, भयानक एसिडिटी होती है पेशेंट को. उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है. बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, क्या हो रहा है क्यों नहीं पता क्यों. वो सारा हमारा ओरल हेल्थ से आ रहा है. ओरल बैड बैक्टीरिया आर गोइंग एंड ओवरपावरिंग द गुड बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन. तो जैसा कि कहते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता मुंह से होकर जाता है, यानी कि पेट से होकर जाता है, तो हमारी हेल्थ का रास्ता मुंह से होकर जाता है. बिल्कुल. एंड द टंग आल्सो. पुराने जमाने में एक कहावत होती थी, हम छोटे बच्चे थे तो कहते थे कि जो जुबान है वो आपकी हेल्थ का आईना है. मिरर है. पहले के डॉक्टर, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें ये पता नहीं होगा, बट जो हमारी एज के उनको पता है. जब हम बच्चे थे तो डॉक्टर पहले कहते थे जुबान दिखाओ. इवन द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नॉट ओनली हकीम्स एंड ऑल, एवरीबॉडी यूज्ड टू से जुबान दिखाओ, जीभ निकाल के दिखाओ. जीभ इसलिए देखी जाती है, वो मिरर है. उससे हमें पता, हम ना दांतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं पूजा. सॉरी टू से कि मैं बीच में वो बोल रही हूँ, हम जीभ की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं. जीभ को भी हमें क्लीन रखना है. जीभ को हमें टंग क्लीनर भी मिलते हैं. इवन सिंपल आप ब्रश कर लेते हो, उसके बाद ब्रश को धो के आप अपनी जुबान पे टंग को क्लीन कर लीजिए. क्योंकि बैक्टीरिया वहां भी इकट्ठे हो रहे हैं. आपने देखा होगा कुछ लोगों की टंग में पूरा व्हाइट सा जम जाता है. करेक्ट. दैट इज कैंडिडाइसिस. वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है कैंडिडाइसिस. तो उसको भी क्लीन, हमें कोई किसी भी तरह की बीमारी, कोई फंगस या कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपनी टंग पे. कुछ लोगों की टंग पे अगर आप देखोगे, वो कहेंगे यहाँ कट है, मुझे बहुत दर्द होती है. Some people, as soon as they see that ulcer on the tongue, they'll say, "अरे ये तो कैंसर है." I was in Chamba, Himachal Pradesh, government hospital, dental department, and one फौजी, he was फौजी, वो अपनी मदर को लेके आया था बहुत दूर से, गांव से कहीं से. And he was crying and he told me, डॉक्टर मेरी मदर को ना डॉक्टर्स ने बोला है वहां पे कि लोकल प्राइमरी हॉस्पिटल में कि इनको कैंसर हो गया जीभ का. तो मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप, मैं तो बहुत यंग थी उस टाइम, आई वाज इन माय 20s. मैंने उनको बिठाया डेंटल चेयर पे, मैंने देखा, मैंने उनको कहा आप बिल्कुल भी सर आप परेशान मत हो, मैं इनको 1 मिनट में ठीक कर दूंगी अभी. व्हाट वाज देयर? जस्ट अ शार्प कॉर्नर ऑफ द टूथ व्हिच वाज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द टंग एंड इट हैड कॉज्ड एन अल्सर. तो मैंने वो उसको जो टूथ का कॉर्नर था उसको मैंने थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया. एंड आई सेड आप जाइए, आप मुझे चिट्ठी लिखिए जाके अपने, आपको इतनी ज्यादा छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आप, बिकॉज ही वाज इन आर्मी, तो आप मुझे बता दीजिए. देन ही रोट, आई गॉट अ लेटर आफ्टर 8 days बिकॉज इट वाज अ वेरी फार विलेज. उन्होंने वहां से मुझे पोस्ट करा था कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, एंड मेरे आंसू भी आपको चिट्ठी के ऊपर दिखेंगे. मैं रोते हुए लिख रहा हूँ ये चिट्ठी. इट्स अ फैक्ट. तो see how much satisfaction I got. Because but मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक अल्सर जो है वो शार्प टूथ से ही होता है. There are some ulcers, some mouth cancers which can appear as an ulcer in the tongue. You have to be very very careful. तो सबसे पहले आप देखिए कोई शार्प कॉर्नर तो नहीं है, तो फिर उसका रीजन ढूंढिए कि वो क्यों है, वो अल्सर क्यों है जो नहीं हील हो रहा है. उसको फिर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाइए, वो उनकी बायोप्सी करेंगे, और अगर भगवान न करे कि वो कैंसर है तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीट हो सकता है सर्जरी से. ठीक है ना. अगर नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो इट्स अ फेटल थिंग बाद में. अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो टंग पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. टीथ को बार बार इसीलिए चेक करवाना है एवरी 6 months की कोई शार्प कॉर्नर तो नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं है. उससे मुझे याद आ रहा है, जो कैविटी होती है पूजा, अगर उसको हम टाइमली दिखा लें, काला काला से दाग दिखते हैं, वो कैविटी होती है, उसको फिल करवा लें टाइम पे, फिलिंग से आधे घंटे में ठीक, फॉर इयर्स टुगेदर इट विल वर्क. अगर हम उसको नहीं ठीक कराते हैं तो वो जो कैविटी है वो धीरे धीरे डीप होती जाती है. तो वो जो उसके अंदर बैक्टीरिया है, पहले तो आपको पेन होगी, खाना फंसेगा, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो उसको, तो वो धीरे धीरे जब नीचे जाता है तो जो रूट होती है टूथ की, रूट के अंदर चला जाता है.
रूट्स के नीचे एक छोटा सा होल होता है जिसको हम एपेक्स कहते हैं, जिसके थ्रू सारा ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई आती है टूथ को। उस होल के थ्रू वो इस बोन में चला जाता है, जो बोन है उसी में वो रूट होती है हमारे दांत की। तो एक बार बोन में चला गया तो वो बैक्टीरिया बोन को गलाना शुरू कर देता है, सारा बोन को खा जाते हैं। अल्टीमेटली आपका टूथ हिल रहा है, निकालना ही पड़ेगा। सिर्फ हिलता ही नहीं है टूथ, कई बार उसके नीचे पहले सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट इतनी बढ़ जाती है कि इतना सारा बोन निकालना पड़ जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाती है फेस की। तो इसलिए एक छोटी सी कैविटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको तुरंत फिल करवा लो। सिंपल एंड मतलब बहुत चीप पड़ जाता है। आप रूट कैनाल करवाओगे, आपको इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे। एक बार आपने रूट कैनाल करवा लिया तो आपके दांत में से डॉक्टर जो है, जो लिविंग पोर्शन है टूथ का, उसको निकाल देता है। अब आप देखो, जब एक पेड़ हरा होता है वो कभी गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन जो पेड़ सूखा हो जाता है, जिसके अंदर से सांप खत्म हो जाता है, वो कभी भी ब्रेक हो जाता है। करेक्ट। ये सिमिली मैं इसलिए दे रही हूँ कि एग्जैक्टली इसी वे में टूथ जो है वो ब्रिटल हो जाता है, जिसके अंदर रूट कैनाल हो जाती है, वो सूख जाता है अंदर से, वो कभी भी टूट सकता है प्रेशर, खाने के प्रेशर से। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार रूट कैनाल ट्रीटेड है टूथ तो उसके ऊपर कैप लगवा लेनी चाहिए। ओके। तो अगर हम एक कैविटी भरवा लेते तो हमारा कुछ 1,500 में काम हो गया होता। ठीक है, फॉर द लेमन आई एम सेइंग। नहीं भरवाई, रूट कैनाल करवा लिया, रूट कैनाल अनदर फ्यू थाउजेंड्स का हो गया, उसके ऊपर फिर कैप लगाना पड़ेगा, अनदर फ्यू थाउजेंड। सो इट कॉस्ट्स अ लॉट एंड कॉस्ट सो मच ऑफ टाइम। ये मेरा कहने का मतलब। कैविटी भराना भी कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या तरीके हैं उसके, और कैविटी भराने के बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स बताएं। कैविटी भरना बहुत सिंपल है। अगर छोटी सी कैविटी है, थोड़ा सा हमारे ड्रिल्स होते हैं छोटे छोटे, जो उससे हम ड्रिल करते हैं, वो वाला पोर्शन जो डिकेड पोर्शन है उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल एनामल भर देते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं, वेरी सेफ। दे आर टूथ कलर्ड मटेरियल्स दीस डेज। इनफैक्ट व्हेन वी वर स्टडीइंग, वी वर इन आवर फाइनल ईयर, तभी ये सारे मटेरियल्स आ गए थे। पहले आपने देखा होगा सारे सिल्वर फिलिंग और ये सब करते थे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, और उसमें फ्री सिल्वर, उसमें फ्री मर्क्यूरी कंटेंट होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो बंद है या बैंड है मटेरियल, बट आई एम ओनली सेइंग कि इट्स नॉट रिकमेंडेड एनी मोर। आपके व्हाइट कलर के जो मटेरियल्स हैं उनको ग्लास एनामर्स कहते हैं, कॉस्मेटिक फिलिंग्स होती हैं, वो करके ठीक हो जाता है फटाफट, और वो काफी साल निकल जाते हैं। एंड विच मटेरियल डू यू रेकमेंड? कौन सा मटेरियल फिलिंग के लिए सबसे बेस्ट? मैं वही बता रही हूँ आपको, टूथ कलर्ड मटेरियल्स, दे आर वेरी नाइस एंड वेरी सेफ। डॉक्टर, जो हमारी टंग है उसको क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर ही इम्पोर्टेंट है या ब्रश से भी? ब्रश से भी कर सकते हो आप, बिकॉज यू आर यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश, नॉट अ वेरी हार्ड ब्रश, सो यू कैन वेरी वेल यूज दैट, और यू कैन बाय अ टंग क्लीनर। ओके। एंड इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड? जिसकी जीभ खराब नहीं है, व्हाइट नहीं है, तो वो ना भी क्लीन करे तो चलेगा? नहीं, कर लेना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल बैक्टीरिया आर इन द ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी इंक्लूड्स बोथ टीथ एंड टंग एंड पैलेट। ओरल हेल्थ अगर हमारी अच्छी नहीं है, पुअर है, तो हमारी हेल्थ भी पुअर हो जाएगी। हमारी जो ओरल हेल्थ है उससे इफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। ओरल हेल्थ एक, मैं आपको बता रही थी ना, एक दरवाजा है ये टू आवर बॉडी। ये दरवाजा ही सबसे पहले अगर गंदा है तो अंदर सारी चीजें गंदाता जाएगा। हमें सबसे पहले अपनी ओरल हेल्थ को क्लीन रखना है, बिकॉज जितने बैक्टीरिया हैं, जब हम स्वॉलो करते हैं, जब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो डेफिनेटली इट गोज इनटू आवर गट, इंटेस्टाइन में तो जाएगा ना, है ना? तो हर चीज हमारी खराब होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि हमें हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको कहते हैं, वो हो सकती है, अल्जाइमर्स हो सकता है। ये सारी रिसर्च चल रही है अभी, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि कंफर्म्ड, बट डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं। हमें डायबिटीज हो सकती है अगर हम नहीं ओरल हेल्थ। आर्थराइटिस डेफिनेटली हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। जो प्रेगनेंसी है ना, उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, अगर हम उससे नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। बोन डिजीजेस भी होता है? बोन डिजीजेस, क्योंकि आर्थराइटिस इज काइंड ऑफ अ बोन डिजीज ओनली, इट कैन हैपन। वीक बोन्स हो सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार इम्यूनिटी कम है तो हमें और हर तरह की बीमारियां लग सकती हैं। Exactly. समझ में आ रहा है?
और कई चीजें हैं जो हमारी इसको हेल्थ को, इवन कोविड-19 जो है वो अगर हमारा ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर हमारी इम्यूनिटी कम हुई है तो कोविड-19 हमें दोबारा से कैच कर, बिकॉज़ इट्स स्टिल देयर, तो वो कैच कर सकता है हमें। फिर प्रोस्टेट का है जो काफ़ी मतलब इससे रिलेटेड है। प्रोस्टेट डिजीज़ेज़ तुमने देखा रैम्पेंट होती जा रही है ना? इवन इन द यंगर एज ग्रुप भी आ गई हैं अब तो थोड़ा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें हो सकती हैं अगर हमारी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। इसमें जब मैं कार्डियोवास्कुलर की बात कर रही थी आपसे, तो जब स्केलिंग करवाते हैं, आपने जैसे मुझे पूछा था कि स्केलिंग कराना अगर कोई ठीक नहीं करता है। स्केलिंग करते टाइम हमारे पास 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं हैंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम हाथ से उनको हम ऑटोक्लेव में डाल के स्टरलाइज़ करके करते हैं। एक होता है हम जो थोड़ा मशीन से करते हैं, ठीक है? अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती हैं, उससे करते हैं। उसके आगे जो टिप लगती है, अगर सपोज़ वो हमने अच्छी तरह से स्टरलाइज़ नहीं की है, जो अनफॉर्च्युनेटली आई हैव सीन इन मैनी क्लिनिक्स, पीपल डोंट बॉदर अबाउट इट, उसको जस्ट ऐसे ही धो के रख देते हैं वापस उसमें और नेक्स्ट पेशेंट पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। अगर पेशेंट को थोड़ा भी हार्ट का इश्यू है, तो वो जो उस मशीन के थ्रू जो जाएँगे, उसके जब उसमें से पानी निकलता है उस मशीन में से, सो दैट द टूथ डज़न्ट गेट हॉट। तो पानी के साथ जो पानी के स्प्रे होता है, उसको एरोसोल्स कहते हैं, उसके थ्रू जब अंदर जाता है तो वो लंग डिजीजेस भी कर सकता है और वो हार्ट डिजीज एंडोकार्डाइटिस कहते हैं हम उसको, वो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है पेशेंट की लाइफ के लिए। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन में डेंटिस्ट्री तो आपको बोल रही हूँ, लेकिन आप जिस डेंटल क्लिनिक में जाओ वहां आपको थोड़ा सा मेक श्योर कि इट इज अ स्टरलाइज्ड क्लिनिक जहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट ठीक से स्टरलाइज होता है। इनफैक्ट जब मेरा क्लिनिक, मैं अपने क्लिनिक में तो पेशेंट की चेयर के पीछे हेडरेस्ट के ऊपर भी एक डिस्पोजेबल क्लॉथ बिछाती हूँ कि किसी के हेड से भी किसी दूसरे के हेड में कोई इन्फेक्शन न जाए। उनके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाते हैं हम पेशेंट के ऊपर। ग्लव्स पहनते हैं, जो ग्लव्स एक पेशेंट के लिए पहने हैं वो दूसरे में नहीं यूज करना है। जो ग्लव्स अगर हमने पहन के बाई चांस हमने लाइट को हाथ लगा दिया या किसी ग्लास को हाथ लगा दिया तो वो भी ग्लव हमें इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के मुंह में जब हम काम करें तो वो ग्लव नहीं यूज होना, उसके थ्रू भी बैक्टीरिया जाते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो अगर डेंटिस्ट ने थोड़ा सा भी कैजुअल एटीट्यूड रखा और ग्लव्स या फिर कोई भी यूज्ड चीज यूज की दूसरे पेशेंट पे, इट इज वेरी रिस्की, स्पेशली दीज डेज जब HIV एड्स है, आपके हर तरह के ये कोविड-19 है, दूसरे आ रहे हैं, अब नया आ रहा है, आपको पता ही है, ये सारे वायरसेस हैं, ये इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ को तो देखना है, डेंटिस्ट को भी अपनी हेल्थ का देखना है, लेकिन पेशेंट की हेल्थ का ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देखते हैं क्योंकि उसके मुंह पे काम हो रहा है, उसके मुंह के अंदर काम हो रहा है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक चीज मैं और आपको इन जनरल आपके क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर आप उस किसी को क्लिनिक में जाना है डेंटल क्लिनिक में, तो मेक श्योर, कुछ लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, नॉलेज नहीं है या जो भी, वो पेशेंट को सीधे ऐसे लिटा देते हैं, जैसे बाकी पेशेंट को लिटा के काम कर रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा बिठा के करना है, स्ट्रेट। उसका जो बैक रेस्ट है वो स्ट्रेट होना चाहिए। दैट लेडी शुड नॉट बी लाइंग इन अ सुपाइन पोजीशन। ये ध्यान रखना है, कभी भी कहीं जाओ, आपकी कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई जा रहे हैं, उनको ये बात समझानी है। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हाउ? बिकॉज the baby is there. So it's a awkward position. हाँ, it's that important. Very very important. तो घर पे हम अपनी ओरल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं होम रेमेडीज से? होम रेमेडीज, अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम रेमेडीज में ऑयल पुलिंग कहते हैं, एक चीज है ऑयल पुलिंग। उसमें जो हमारे पहले दादी नानी हुआ करते थे, वो लोग करते थे कि कोकोनट ऑयल से या सीसेम ऑयल से वो लोग मुंह में डाल के उससे रिंस करते थे। दैट्स रियली गुड, वेरी वेरी गुड फॉर गम्स की हेल्थ के लिए। कैसे करें वो कोकोनट ऑयल से? जस्ट मुंह में डाल के उसको घुमाना है मुंह में। ऑयल पुलिंग कहते हैं इसको। couple of spoons you take in your mouth, and just rinse your mouth with that. Rinse with that. Then you have this उसको फिटकड़ी कहते हैं, मुझे उसका वो नहीं याद आ रहा क्या नाम है। फिटकड़ी से लोग कई बार उससे मसाज करते हैं। That's also really good for the gums की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए अच्छी होती है वो। उसके बाद आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना,
उसको आप यूज कर सकते हो। ओके। किसी भी आप चाहे टर्मेरिक के साथ कर लो, किसके साथ कर लो, उसके साथ गागल्स कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। टर्मरिक से मुझे याद आया कि आप कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कोई अल्सर है, कोई कुछ है, तो उसमें या एक्सट्रैक्शन करवाया है आपने, तो उसके बाद आप टर्मरिक से रिंस कीजिए। हल्दी का थोड़ा सा हल्दी डाल के, थोड़ा सा नमक कोसे पानी में डाल के, ल्यूक वार्म वाटर, यू कैन रिंस योर माउथ। दैट रियली हेल्प्स along with antibiotics and medicine whatever doctor has written to you, but you do that thing. हमने प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 40 years होने वाले हैं, बट वी आर स्टिल रिकमेंडिंग दैट टू आवर पेशेंट्स कि along with this you must do this. Turmeric is the best antibiotic in the world. उसके साथ आप करो। तो डॉक्टर, माउथ वॉश जैसे लिस्ट्रीन एंड ऑल एडवाइजेबल है या उसकी जगह कुछ होम रेमेडी हम यूज कर सकते हैं दांतों को क्लीन करने के लिए? सी, जो माउथ वॉशेस होते हैं वो दांतों को क्लीन करने के लिए नहीं होते बेसिकली, ओके। सो दे आर जस्ट टू गेट सम अरोमा इन द माउथ, ओके, टू फाइट द बैड ब्रेथ, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हैलिटोसिस कहते हैं। लेकिन माउथ वॉशेस रेगुलरली यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। इन सम पेशेंट्स देयर इज स्मेल इन द माउथ, डिफरेंट रीजंस होते हैं उसके, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट जिसमें डेंटिस्ट को लगता है कि इट इज बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया, उनमें वो एक हेक्सडिन माउथ वॉश होता है वो देते हैं, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। इन सम केसेस आई हैव सीन द डेंटिस्ट forgets to write the period for how many days you have to use it. So patient comes to me with all black stains on his teeth. I ask him, are you using any mouthwash or some iron tonic? And he will say, yes, I'm using a mouthwash, Hexidine. I said, for how many days? He says 10 years. And I tell him, who wrote to you 10 years of mouthwash? He said, no, doctor didn't write any time. So that is wrong. Some mouthwashes are there which are used to fight the bacteria and the bad breath. They are medicated. They have to be used for a specific period of time. If you keep on using them, they will stain your teeth. Number one. Number two, they will alter the taste of the mouth. आपका जो स्वाद है उसको, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है, मेटेलिक टेस्ट आता है आपके मुंह में, आपको स्वाद पता ही नहीं चलता, जो टेस्ट बड से वो खराब हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली वो रिवर्सिबल होती है, अगर आप एक बार छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो वापस ठीक हो जाता है। कुछ माउथ वॉशेज है, दे आर सोशल माउथ वॉशेज, यू हैव टू गो फॉर अ पार्टी, यू यूज दैट, और इफ यू यूज देम फॉर 7 days ऑल्सो इट्स ओके। दे आर नॉट टू बी यूज्ड परमानेंटली। माउथ वॉशेस का कोई रोल होता नहीं है इतना ज्यादा। इससे बेटर हम अपने घर के माउथ फ्रेशनर्स और घर की चीजें, मैं आपको ऑयल पुलिंग का बता रही थी, ऑयल पुलिंग बहुत ही एक अच्छी चीज है कि आप उसको ऑयल सीसेम का ले लो या आप कोई भी, और उससे आप अपना माउथ रिंस कर लो एक बार, दैट इज गुड फॉर योर बैड ब्रेथ ऑल्सो। उससे वाइटनिंग भी होती टीथ की थोड़ी बहुत। या आप अपना नीम का, तुलसी का पानी से रिंस कर लो, दे आर गुड माउथ वॉशेस। हल्दी से कर लो, दैट्स अ गुड माउथ वॉश। You don't need medicated mouth washes for a longer period. जैसे कि मुंह और गला आपका ड्राई हो जाता है, क्या उसका भी रिलेशन आपके दांतों से हो सकता है? दांतों से नहीं हो सकता, डेफिनेटली आपके सलाइवरी ग्लैंड से हो सकता है। ओके, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में बाय चांस कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका सलाइवा ठीक से नहीं बन रहा है, क्योंकि सलाइवा बहुत जरूरी है। उसका क्या रीजन हो सकता है सलाइवा ठीक से नहीं बनने का? कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन्स होते हैं, बाइल स्टोन्स होते हैं, ऐसे सलाइवरी स्टोन्स भी होते हैं। ओके। और कई बार कोई बीमारी हो सकती है सलाइवरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से आपका सलाइवा ठीक से नहीं बन रहा है, तो उसमें हम आर्टिफिशियल फिर माउथ वेटनिंग थिंग्स देते हैं जो यूज करते हैं लोग। लेकिन इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इसको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके टेस्ट कराने चाहिए कि क्यों नहीं बन रहा है। सलाइवा ऑलवेज होना चाहिए मुंह में, इट कीप्स योर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारा अंदर का लेयर है मुंह का, उसको ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो वेट होना चाहिए ऑलवेज। क्या ये मुंह से सांस लेने की वजह से भी हो सकता है, जैसे डेफिनेटली साइनस वगैरह होता है? डेफिनेटली हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड, योर नॉलेज इज वेरी गुड। मुंह से सांस लेते हैं कुछ लोग जिनको
या तो नाक में कोई प्रॉब्लम है अंदर, जिसकी वजह से वो नाक से सांस नहीं ले पाते। साइनस एंड ऑल। साइनस भी होता है, कई बार डिविएटेड सेप्टम होती है अंदर, तो उसकी वजह से सांस नहीं लिया जाता है। और उस वजह से दो चीजें और हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ। जो माउथ ब्रीदिंग है, माउथ से सांस लेते हैं, उनमें कई बार बच्चों के दांत जो है वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा। और उनके गम्स भी बहुत सूज जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को भी एक बार दिखा लेना चाहिए कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो उनका नाक एक बार ENT सर्जन को दिखा लेना चाहिए कि नाक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से बच्चा माउथ ब्रीथ कर रहा है। और जो बुजुर्ग मुंह से सांस लेते हैं, उनके साथ भी दांत काले होने का इशू हो सकता है, या मुंह सूखने का इशू हो सकता है? मुंह सूखने का डेफिनेटली हो लंग्स सकता का है। भी? मुंह सूखने की वजह क्या होती है उसका पता लगाना जरूरी होता है। मुंह से सांस लेने से डेफिनेटली लंग्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कंटिन्यूसली जाएंगे, फिल्टर होके नहीं जाएंगे। जो हमारा नाक होता है उसके अंदर जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, जो मैं लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, जिसकी वजह से वो फिल्टर हो जाती है। एयर जो जाती है वो फिल्टर होके जाती है, सिर्फ क्लीन एयर अंदर जाती है। तो वो अगर नहीं है, अगर मुंह से हम सांस ले रहे हैं तो डायरेक्ट जो बैक्टीरिया वो हमारे मुंह में जाएंगे, फिल्टर नहीं हो रहे, फिल्टर नहीं होंगे, तो वो डेफिनेटली लंग्स को भी कर सकते हैं, गट को भी कर सकते हैं, हर चीज को अफेक्ट कर सकते हैं। और माउथ ड्राई भी होता रहता है। तो यानी कि मुंह से गट कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, चाहे सांस लीजिए चाहे दांत के थ्रू, अंदर बैक्टीरिया गया तो यू गॉन फॉर अ टॉस। आई टोल्ड यू, you have so many problems, and bloating होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे कि आपने बताया था कि कोकोनट ऑयल मुंह को ड्राइनेस वगैरह, हाँ, आप उससे रिंस करते हो ना, तो व्हाइटनिंग भी होती है। तो वो एडिबल होना चाहिए या नॉर्मल? एडिबल। कोकोनट ऑयल इज ऑलवेज एडिबल। अगर उसमें कुछ मिक्स वगैरह किया वो मत लीजिए। नॉट द पैराशूट एंड ऑल बालों वाला। नहीं, बालों वाला प्योर कोकोनट मिलता है। हाँ, वो बालों में भी लगा सकते हो। खाना साउथ इंडिया में कई जगह है जहाँ कोकोनट ऑयल में खाना बनता है। जो बालों में लगाने वाला होता है वो अलग होता है, और एडिबल तो अलग होता है ना? एडिबल अलग भी होता है, वर्जिन होता है, लेकिन दूसरा भी कोकोनट ऑयल जो भी मिलेगा आपको, अगर उसमें कोई भी मिक्स और कुछ नहीं किया गया तो वो एडिबल होता है। ओके, यू कैन यूज इट इन द हेयर एंड यू कैन यूज इट फॉर अदर थिंग्स लाइक रिंसिंग एंड ऑल। ओके। एंड दांतों की सीसेम जो तिल का ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी टूथ व्हाइटनिंग के लिए भी। ओके। एंड दांतों की व्हाइटनिंग के लिए और कौन कौन सी होम रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं? होम रेमेडीज में हमारे पास एक जो हम स्ट्रॉबेरी के साथ ऑयल यूज कर सकते हैं। ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो गम्स को जला देता है। तो डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग खाने का सोडा घिसते हैं, वो खाने का सोडा और स्ट्रॉबेरीज अगर आप मिक्स करके करते हो वो बहुत ही अच्छा व्हाइटनिंग करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी आपको बेकिंग सोडा मिलाना है थोड़ा सा, उससे करो, बहुत अच्छी व्हाइटनिंग होती है। और जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं लोग व्हाइटनिंग करवाने के लिए, वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करती हूँ। That we should do only the girl is getting married and she feels her teeth are yellow, then she should go to a dentist, get it cleaned. But bleach कराते हैं, bleaching is temporarily it's good. आपका फंक्शन निकल गया, 6-8 महीने व्हाइट टीथ है, फाइन। बट अगर आप रेगुलरली ब्लीच करवाते हो तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर एनामल। एनामल निकल जाता है। ओके। तो ब्लीच अगर किसी को कराना तो साल में एक बार या 2 साल में? नहीं, कराना ही नहीं चाहिए। तभी कराना चाहिए जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आप कराना चाहते हो, स्पेशली मैरिज। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती। आप ये स्ट्रॉबेरी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करके करो, आप बेकिंग सोडा एंड स्ट्रॉबेरी के साथ करो मिक्स, आप सीसेम ऑयल को करो, ये सब ये प्योर व्हाइटनर्स है उसके लिए। और जो हम दांतों की सफाई हर 6 महीने में कराते हैं, उससे क्या हमारे दांत ढीले और कमजोर हो सकते हैं? फर्स्ट थिंग जो एक गलत ये है कि हर 6 महीने में सफाई करानी है, नहीं की जरूरत है। 6 महीने में मैं कह रही थी कि चेक कराना है, हमें ओरल हेल्थ अपना चेक कराना है, टीथ का हेल्थ चेक कराना है। कोई शुरू तो नहीं हो रहा कुछ, उसको वहीं पे पकड़ लेंगे तो टाइम और मनी दोनों की सेविंग होगी। हमें क्लीनिंग तब करानी पड़ती है अगर हम देखते हैं कि हमारे दांतों के गम्स के पास कुछ काला काला जम रहा है, जिसको मैं आपको कह रही थी हम कैलकुलस कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में टार्टर कहते हैं। अगर वो जम रहा है तो हमें अंदर की तरफ फील हो रहा है, टंग को फील हो रहा है स्टोन जैसा कोई चीज, तब हमें जाके स्केलिंग करवानी है। अदरवाइज स्केलिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम स्केलिंग करा रहे हैं
तो जब हमें जरूरत है, अगर हम किसी रॉन्ग हाथ में पड़ जाते हैं, if that person is not very competent and he is using that machine, I told you, ultrasonic machine, he can damage the teeth. Because that machine, जो उसकी टिप होती है उसमें से हीट निकलती है, हीट के साथ साथ पानी की बौछार आती है छोटी सी। तो अगर उस पर्सन को नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, and if he keeps that tip on your tooth surface for a long time at one place only, it can heat up the tooth and damage the living portion inside, or it can damage the gums if he cuts your gums. So he should know how to use it, how much water has to come, how frequently he has to move that tip. Okay, but if you are going to a proper person, proper knowledgeable person, it's very safe. अभी भी मैं यही कहूंगी, आज की डेट में जो न्यू स्टूडेंट्स एंड न्यू डॉक्टर्स हैं, दे डोंट बिलीव इन हैंड स्केलिंग, जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स लेके करते हैं, बट दैट इज द बेस्ट थिंग. Best thing. Why? Because you get tactile sensation in your finger when you are doing something. That sensation comes in doctor's hand. Okay, so he knows how deep is he going under the gums, how much pressure is he applying. In the machine, that thing will not be there. Okay, so what we say is first hand scaling करवाओ, उसके बाद मशीन से जो स्टेन्स है दांत वो उसको निकालवा लो फटाफट से. Otherwise also you can do it. There are tips which go under the gum also. You can get it done, but hand scaling still is the best technique. पहले थोड़ा सा काम उससे होना चाहिए, उसके बाद मशीन से करवाइए आप. और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको अलाइन करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग तार वगैरह लगाते हैं, वो अलग है. जैसे ऊपर नीचे एक दांत बड़ा है एक दांत छोटा है, तो उसको जैसे कुछ लोग ट्रिम करते हैं. इज इट एडवाइजेबल? No, not at all, because you are cutting the healthy tooth. Yeah. That also can be done with the wires. Okay. Or with the surgeries. Minor surgery से भी हो जाता है, wire से भी हो जाता है. You can do it orthodontically as well as with the surgery. Cutting कभी भी नहीं करवानी है, which is very frequent. Your question is good. So many people come with us paining sensitive tooth because he has cut the portion of enamel and the living portion dentine होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें nerves होती हैं, blood vessels, वो expose हुआ है. पेशेंट को इतनी ज्यादा severe sensitivity होती है, कुछ खा पी नहीं सकता. वो कभी भी नहीं कराना है. आज भी करा रहे हैं लोग, करते हैं. उन्होंने कैप लगाई, वो फिट नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले हेल्दी दांत को कट कर देते हैं. नीचे वाले में कैप लगानी है, फिट नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले को कट कर देते हैं. दैट्स वेरी बैड. इन दैट केस सर्जरी करवानी चाहिए. नहीं, हो तो अगर ऊपर नीचे हो, अगर दांत ऊपर नीचे है, डेफिनेटली या तो माइनर सर्जरी होती है या ऑर्थोडोंटिकली हो जाता है, वायर से भी हो जाता है. उसको पुल कर लेते हैं या पुश कर लेते हैं दांत को, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट. और सेंसिटिव दांतों के लिए होम रेमेडी? सेंसिटिव दांतों के लिए होम रेमेडी इतनी नहीं है. सेंसिटिव दांतों के लिए आपको एंड जो हाइपर सेंसिटिव वाले होते हैं टूथपेस्ट, वो यूज करने पड़ते हैं, बट दैट ऑल्सो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. वो जो भी डॉक्टर आपको बताएगा कितनी सेंसिटिविटी है. चिल्ड ना खाएं जैसा बोलते हैं. देखो, खाने सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है दांतों के लिए. है ना, जैसे खाने के लिए दांत होते हैं, ऐसे दांतों के लिए खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे हैव फाइबर्स, दे गिव स्ट्रेंथ टू योर गम्स. वो बहुत जरूरी है. और उसके अलावा हम हमेशा ये एक चीज मना करते हैं, पूजा, आई वुड रियली लव टू टॉक अबाउट इट, कि कोल्ड ड्रिंक्स, जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, वो नहीं यूज करने हैं. मैं नाम नहीं लूंगी, कंपनी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना, बट दोस एरेटेड ड्रिंक शुड नॉट बी, बिकॉज इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो नहीं यूज करना है. उससे आपके दांतों का पूरा वो एब्रेड हो जाता है एनामल ओवर द इयर्स, एंड दे आर रियली रियली बैड. इफ यू वांट टू हैव समथिंग, यू कैन हैव जूस, बट नॉट एरेटेड ड्रिंक्स. तो क्या आप बात कर रहे थे? सॉरी, मैं बीच में कहीं चली गई. नहीं, हम वो कटवाने की बात कर रहे थे. कटवाना नहीं चाहिए. आप सेंसिटिविटी के लिए कह रहे थे. सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट है, सेंसोडाइन है, इस टाइप की काफी है, थर्मोसील है, सेंसोडाइन है. बट लोग क्या करते हैं, एक बार शुरू करते हैं, उसी को करते रहते हैं, बिकॉज इट्स मेडिकेटेड. यू शुड नॉट यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, जितना टाइम, उतने टाइम के लिए कीजिए उसको. सेंसिटिविटी और एक वजह से होती है, जो रॉन्ग ब्रशिंग है. रॉन्ग ब्रशिंग, हाँ, रॉन्ग ब्रशिंग से आप ऐसे कर रहे हो. एक तो अब जो आपके गम के पास टूथ का सरफेस है, वो बहुत पतला होता है, वो घिस जाता है.
घिस जाता है तो अगेन नीचे से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो वो बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है, आपको फिलिंग सारी जगह फिलिंग करानी पड़ती है। फिलिंग करा ली आपने, हजारों रुपए खर्च कर दिए, आप फिर ब्रश वैसे ही कर रहे हो, तो फिर वो फिलिंग भी निकल जाएगी, फिर सेंसिटिविटी होगी। तो फर्स्ट थिंग अ डेंटिस्ट शुड डू इज टीच द पेशेंट, एजुकेट द पेशेंट दैट व्हाई हैज दिस अकर्ड, व्हाई हैज दीज काइंड ऑफ कैविटीज अकर्ड, जो गम के बिल्कुल पास हैं वो रॉन्ग ब्रशिंग से है, तो उसको उनको ब्रशिंग टेक्निक भी सिखानी है। ब्रशिंग टेक्निक अगर ठीक है आपकी तो नहीं कहीं से घिसते हैं। दूसरा, वेरी हार्ड ब्रश से जो करते हैं उनका भी होता है। तीसरा, बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश, बहुत ज्यादा जोर से जो ब्रश करते हैं, ओवर जीलस ब्रशिंग, दैट कॉजेज एब्रेशन ऑफ द एनामल, उससे घिस जाता है एनामल, उससे सेंसिटिविटी बहुत होती है। ये चीजें अवॉइड करोगे बिल्कुल सही रहेगा। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करनी है। अच्छा, फ्लॉसिंग से मुझे एक चीज याद आ रही है कि जो बहुत टाइट कंटैक्ट वाले लोग होते हैं, जिनके टीथ में बहुत टाइट कंटैक्ट्स हैं, उनको फ्लॉसिंग नहीं करनी है। फ्लॉसिंग करेंगे, फ्लॉसिंग आपको पता है वो थ्रेड होता है, थ्रेड से उससे जो दांतों के बीच का पोर्शन होता है, इंटरडेंटल पोर्शन कहते हैं हम उसको, उसमें करेंगे तो वो खुल जाएंगे उनके कंटैक्ट्स जो बहुत है, तो फिर वहां खाना फंसता है, फूड इम्पैक्शन कहते हैं उसको। So it's not required actually. It's not required only for people who already have loose contacts, little open contacts, वो करें डेली। तो डॉक्टर, ब्रश कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से तरह के लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए होते हैं? ब्रशेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जूनियर ब्रशेस होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, मीडियम ब्रशेस होते हैं, लॉन्ग ब्रशेस होते हैं, उनके हेड्स भी होते हैं। कोई बड़ा हेड है, कोई छोटा हेड है, कोई फीमेल हेड के लिए, फीमेल फेस के लिए है, कोई छोटे बच्चों के लिए है। ब्रिसल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई हार्ड ब्रिसल्स होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो बेसिकली ब्रश का डिजाइन है वो दो है, एक तो हैंड ब्रश होता है, मैनुअल ब्रश, और एक होता है मोटराइज्ड ब्रश। तो मैं हमेशा आपको यही कहूंगी कि जो नॉर्मल बंदे जो हैं वो तो आराम से हैंड ब्रश यूज कीजिए, आपको ठीक से उसको करना आएगा, आपको उसकी एक्टिविटीज जैसे मैंने मूवमेंट्स बताई थी वो आप अच्छी तरह कर सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में हमें जो मोटराइज्ड ब्रश है वो यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेशली कुछ बच्चे जो ब्रश करने से कतराते हैं, वो नहीं करना चाहते ब्रश, उनके लिए खिलौना टाइप हो जाता है। उनको आप बोलो ये बैटरी से चलता है, देखो ये बिजली से चलता है, ऐसे करके बोलोगे, उनको लगेगा खिलौना है, घूम रहा है, आवाज कर रहा है, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो पेशेंट्स बेड रिडन है, जो उठ के जाके बाथरूम में या बेसिन तक जाके ब्रश नहीं कर सकते, उनके लिए, उनके अटेंडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि आप उनको मोटराइज्ड ब्रश दो, वो वहीं पे कर लेंगे, वहीं स्पिट होने एक छोटा सा कोई बोल या कुछ रख देंगे जिसमें वो स्पिट कर सकते हैं। और एक पार्किंसंस वाले पेशेंट होते हैं जिनके मूवमेंट्स इतनी ज्यादा होती है हाथ की कि उनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जो मैनुअल ब्रश है, या तो ज्यादा होती है, स्लो होती है, हाँ मूवमेंट्स, या स्लो हो जाती है, या बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा होता है, बहुत हिल रहा होता है हाथ, वही मैं बता रही थी, बहुत हिल रहा होता है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है ये जो ब्रश आपने बताया, जो मोटराइज्ड ब्रशेस हैं। तो इसमें कौन सा बेस्ट है, या आप किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई भी कंपनी का लीजिए, अच्छा सा होना चाहिए। और वो जो एक ब्रश मैंने आपको बेबीज के लिए बताया था जो मदर की फिंगर में फिट हो जाता है, वो मुझे एक ही कंपनी पता है, चेरूप, और मुझे पता नहीं। और चाय और कॉफी पीने से दांत तो हमारे पीले हो जाते हैं, इसका क्या इलाज हो? चाय कॉफी भी पीनी और दांत भी पीले ना हो? एक चीज आपको बताऊंगी कि चाय बड़ी अच्छी होती है हमारे दांतों के लिए। हाँ, चाय बहुत अच्छी होती है, उसमें एंटी केरीज इफेक्ट होता है, उसमें फ्लोराइड होता है। द रेगुलर टी इट्स गुड फॉर टीथ। बट ओवर एक्सेस तो हर चीज की बुरी होती है ना, तो अगर हम बहुत ज्यादा पीते हैं और हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, definitely it will, especially coffee and tea, they will leave stains on the teeth. तो मंत्र यही है, आप जितना मर्जी चाय कॉफी पीजिए, लेकिन आप ब्रश कीजिए, स्पेशली रात को सोने से पहले, तो वो स्टेन्स नहीं, अगर बाय चांस स्टेन्स हो गए तो यू गो टू द डेंटिस्ट, सिंपल आपके स्केलिंग से ठीक हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। जैसे कुछ लोग कॉफी पीते हैं बहुत ज्यादा, या फिर आयरन के वेसल में पका हुआ खाना खाते हैं क्योंकि बोलते हैं उनको आयरन मिलेगा, तो उसके लिए
सॉल्यूशन है ब्रश, उसमें हाँ ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। हाँ, और जो कुछ लोग आयरन की वो भी ले रहे होते हैं ना, सिरप्स ले रहे होते हैं अनीमिया के लिए, हाँ, किसी चीज हाँ, के लिए, उनमें भी स्टेन्स उनके आ भी दांत जाते काले हैं, होते हैं। वो डर जाते हैं, लेकिन वो क्लीन हो जाते हैं उससे, उससे स्टेन्स तो डेफिनेटली जो मल्टीविटामिन लेते हैं उसमें भी आयरन होता है, उससे भी दांत काले हो सकते हैं? इतना नहीं होता उसमें। तो दांत काले होने का और क्या रीजन हो सकता है? बहुत चीजें हैं, टोबैको है, स्मोकिंग है, देखिए स्मोकिंग और टोबैको से तो इतने ज्यादा स्टेन्स आ जाते हैं और वो स्केलिंग से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जो रेगुलर बीटल नट च्यूअर्स हैं, जो उसको क्या कहते हैं, सुपारी खाते हैं दांतों से तोड़ तोड़ के, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट नॉन स्टॉप स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स हैं, उनमें धीरे धीरे वो जो स्टेन्स है ना, वो जो दांतों का इनेमल है उसके अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। अगर तो बाहर है हम क्लीन कर देते हैं, चाहे हमें 5 सिटिंग लग जाए, थक जाए हम लोग, लेकिन हम कर देते हैं। लेकिन जो अंदर एक बार चला गया वो नहीं निकलते, वो परमानेंट स्टेन्स हो जाते हैं उनके लिए। एक ही मेरा पर्सनल क्वेश्चन होगा आपसे, जैसे जो बुजुर्ग जिनके दांत काले हो जाते हैं, जैसे ब्रश भी वो कर रहे हैं बट फिर भी काले हो जाते हैं, तो क्या उसका रीजन गट से अगेन हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स एंड ऑल? हाँ, एसिड रिगर्जिटेशन से भी होता है। जिनको एसिडिटी रहती है, एसिड रिगर्जिटेशन होता है, वापिस आता है जब एसिड, गट से डेफिनेटली हो सकता है। ओके, तो इसके लिए गट का क्लेंजिंग, डेफिनेटली अपना एब्डोमेन क्लीन रखना वो बहुत जरूरी है। अगेन इट्स लाइक जैसे दांत गट के लिए इम्पोर्टेंट है, गट भी दांतों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट रिलेटेड है। उससे बल्कि इतना भी होता है कि अंदर का जो इनेमल है, जो लोअर टीथ है सपोज नीचे, यहाँ वाले इनेमल भी निकल जाता है उनका, जब एसिड रिगर्जिटेशन ज्यादा हो तो उससे वो भी हो जाता है। तो हमारे जो ऊपर का जबड़ा है उसमें से अगर दांत निकले तो क्या उससे हमारी आईसाइट को इफेक्ट होता है? नॉट एट ऑल, इट्स अ मिथ। ये सदियों से चली आ रही है एक मिथ, हमारे इवन बुक्स में लिखा है ये कि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अदरवाइज क्या दांतों का रिलेशन आईसाइट के साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो डॉक्टर, लौंग और लौंग का तेल वो दांत दर्द के लिए कितना इफेक्टिव है, जो कि हमारी दादी नानियां बताती थी यूज करती? जी, वो बहुत अच्छी डॉक्टर्स थी, बहुत ही ठीक बताती थी। लेकिन एक चीज मैं व्यूअर्स को जस्ट बताना चाहती हूँ कि आप लौंग का तेल लगा रहे हो, बहुत अच्छा इफेक्टिव है। उसको कॉटन एक छोटे से रोल में ले लीजिए, पार्टिकल में, लेकिन उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। ओके, स्क्वीज इट नाइसली। ओके, इफ यू आर जस्ट पुटिंग द ऑयल एंड पुटिंग इन योर टूथ, इट विल हार्म योर गम। ये गम के लिए नहीं अच्छा होता है, दांत के लिए अच्छा है, गम को जलाएगा, खराब करेगा। तो आप उसको बिल्कुल निचोड़ के फिर उस कॉटन प्लग को अपने कैविटी में रख लीजिए, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। और टूथब्रश अगेन, एनी टाइम। टूथब्रश कितनी बार बदलना चाहिए, और मतलब जब फूल बन जाए टूथब्रश का, क्या उसको बदल देना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। टूथब्रश आइडियली वी से एवरी 3 months यू शुड चेंज योर टूथब्रश। ओके, बट कुछ लोग हैं जो ओवर जीलस ब्रशिंग करते हैं, मैंने तुम बोला बहुत जोर, उनको लगता है जोर से करेंगे तो ज्यादा साफ आएंगे। दैट इज नॉट प्रॉपर। टेक्निक इज द वन विच एक्ट्स, नॉट द फोर्स। तो जो बहुत जोर से करते हैं उनका ब्रश अगर आप देखोगे तो 1.5 महीने 1 महीने के अंदर वो पूरा फ्लावर बन जाता है, फूल बिल्कुल साइडों से। उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका ब्रश, या आपका ब्रश आपने 1 साल से कर रहे हो लेकिन वैसे का वैसे ब्रांड न्यू लग रहा है देखने में, इसका मतलब यू आर नॉट पुटिंग द ऑप्टिमम प्रेशर, व्हिच इज राइट आई गेस। देन अगेन यू हैव टू चेंज योर ब्रश एंड स्टार्ट डूइंग प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, आइडियली 3 months। 3 months में चेंज कर देना चाहिए, लेकिन अगर फ्लावर बन जाए तो 1 महीने में, हाँ, 1 महीने में 2 हफ्ते में भी चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, सॉफ्टली। हाँ, ऑप्टिमम प्रेशर, ना ज्यादा ना कम। डॉक्टर, तंबाकू, पान, गुटखा जो लेने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कैसे ट्रीट किया जाए? क्या इसके लिए आपका मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे पूछा है। ये एक इस वक्त का इस नीड ऑफ द आवर इतना रैम्पेंट है। टोबैको, गुटखा, खैनी, सुपारी इतना ज्यादा लोग ले रहे हैं, स्मोकिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने कैंसर्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम कैंसर्स ओरल कैंसर्स होते हैं, और ओरल कैंसर्स में से मैक्सिमम कैंसर्स का कॉज जो है वो टोबैको है, जो कि कई फॉर्म्स में लिया जाता है। स्मोकिंग के उसमें लिया जाता है,
उसको अपने लिप के अंदर रखते हैं लोग, और रिवर्स स्मोकिंग करते हैं, उल्टा स्मोकिंग करते हैं। खैनी करके एक चीज होती है, गुटखा होता है, ये सब इतना ज्यादा है, आप मानोगे नहीं, स्कूल्स के बाहर बिक रहे हैं रेडियो पे, इतना ज्यादा तक हो चुका है। आई थिंक our government should pay attention towards it, and as doctors, as dentists, as citizens, we should pay attention. आपको एक डेंटिस्ट के पास आप आते हो तो वो सबसे पहले ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले कैसे? या तो टंग में कोई अल्सर होगा बहुत टाइम से जो हील नहीं हो रहा होगा, या आपका जो चीक होता है उसमें कोई अल्सर होगा, या जो लिप है, लोअर लिप है, अपर लिप है, कहीं भी एक अल्सर होगा अंदर की तरफ जो हील नहीं हो रहा होगा। कोई पेशेंट को शुरू में पेन नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली शुरू में वो ध्यान नहीं देते हैं। उससे ज्यादा अगर आप एक अच्छे डेंटिस्ट हो तो आप उसको उतना तक पहुंचने से पहले ही देख सकते हो। आप हर पेशेंट को ध्यान से नोट कीजिए, कुछ प्री कैंसरस लीशंस होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये आगे जाके कैंसर बनने वाला है। उसको रोकना हमारा काम है, डेंटिस्ट का काम है। वो व्हाइट कलर के लीशंस दिखेंगे आपको या रेड कलर के लीशंस दिखेंगे, कईयों में लाइनों जैसे दिखेंगे, कईयों में अल्सर जैसे दिखेंगे। धीरे धीरे इतने ज्यादा होते हैं पेशेंट खा भी नहीं पाता है, और कई पेशेंट्स तब आते हैं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जब वो बिल्कुल इतना बड़ा हो चुका होता है लीजन कि वो ट्रीटेबल नहीं रहता है। शुरू में तो पहले बायोप्सी करके उसको चेक कर लिया जाता है, छोटा लीजन है, पता चल जाता है कौन सी स्टेज का कैंसर है, उसको किसी हायर सेंटर पे भेजिए, सर्जरी करवाइए, रेडिएशन करवाइए, कीमोथेरेपी कराइए, ठीक हो जाता है। कुछ में मेजर सर्जरी करनी पड़ जाती है जिसमें कि डिसफिगरमेंट हो जाता है फेस का, लेकिन फिर भी पेशेंट की जान बच जाती है। लेकिन कुछ इस स्टेज पे आते हैं हमारे पास जब कुछ भी नहीं हो सकता है उसके लिए। तो इसका कितना सिंपल तरीका है, प्रिवेंशन। टोबैको, खैनी, गुटखा, आग, ये सारी चीजें सुनने में नाम बड़े अच्छे लगते हैं, लोग खाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, इनकी बिक्री बंद होनी चाहिए, इन पे कंट्रोल होना चाहिए, और एक डेंटिस्ट को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो इनको एकदम से इनको डायग्नोज कर ले और इमीडिएटली किसी हायर सेंटर में भेजे, खुद कुछ करने की कोशिश ना करे। तो डॉक्टर, प्री कैंसर के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मुंह से डिटेक्ट हो जाते हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओरल कैंसर्स हैं वो सारे कैंसर्स में से 90% ओरल कैंसर्स ही है इंडिया में। तो जो डेंटिस्ट है वो सबसे पहला इंसान होना चाहिए जो डिटेक्ट कर ले। प्री कैंसरस लीशंस होते हैं, वो सफेद रंग के दाग हो सकते हैं मुंह में, चीक्स के ऊपर, टंग के ऊपर, लिप के ऊपर। दूसरा एक साइन होता है जो पेशेंट का मुंह नहीं खुलता है ज्यादा, वो किसी डेंटल प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास आता है, और जब हम काम करने की कोशिश करते हैं मुंह में तो हम उसके मुंह को पूरी तरह स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसके चीक्स को स्ट्रेचिंग में डिफिकल्टी आती है। तो उसी से हमें पता चल जाता है कि इसको प्री कैंसरस लीजन शुरू हो चुका है, जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, बहुत कॉमन है। उसका कारण ही है तंबाकू। तो हम फिर पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि तुम क्या सिगरेट पीते हो, बहुत तंबाकू रखते हो मुंह में, तो पॉजिटिव हिस्ट्री हर बार हमें मिलती है। जब तक वो उस प्री कैंसर स्टेज में है, सफेद दाग हैं या मुंह खोलने में डिफिकल्टी है या लाल रंग के निशान है मुंह में, तो हम उसको वहां पे रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिजेशन ऑफ हैबिट को बंद करना है। एक सिगरेट भी हम उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है, तुम्हें मुंह में तंबाकू नहीं रखना है। पान पराग, गुटखा, सुपारी, इस टाइप की कोई भी चीज है वो उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो दवाइयों के साथ भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं अगर पेशेंट हैबिट छोड़ दे। अगर पेशेंट हैबिट नहीं छोड़ता है तो दवाइयों का कोई असर नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो प्री कैंसरस लीजन सबसे पहले एक डेंटिस्ट ही डिटेक्ट कर सकता है। या जो अल्सर्स हैं, छोटे छोटे अल्सर्स हैं, जैसे मैं पहले आपको कह रही थी ना कि दांत नुकीला है उससे भी अल्सर हो जाता है, अगर उस
दांत को भी ट्रीट नहीं किया गया, राउंड ऑफ नहीं किया गया, तो वो अल्सर भी धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाता है, वो भी एक प्री कैंसरस लीजन बन सकता है। तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। एक डेंटिस्ट को सबसे पहले दांतों को चेक करना है, कोई शार्प कॉर्नर है उसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, उससे अगर अल्सर हील होता है तो वो साफ बता देता है कि ये कैंसर नहीं था। तो इसलिए हमें यही है, आप अगर मजदूरों को देखोगे जो काम करते हैं, टैक्सी वालों को देखोगे जिनका बहुत हार्ड वर्क रहता है, तो वो हमेशा अपने मुंह में कुछ ना कुछ रखते रहते हैं, जो पाउच सा खोल के लिप के अंदर रखते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, ये 100% कैंसर में तब्दील होती हैं चीजें, तो इनको रोकना हमारा फर्ज है। नॉट ओनली डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स बट द नॉर्मल सिटीजन्स, आपको अवेयर होना है। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगी कि प्लीज आप किसी को भी देखते हो कि बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है, आपकी नॉलेज में है, या कोई मुंह में कुछ रख रहा है, सड़क पे भी आप किसी मजदूर को, रिक्शा वाले को देखते हो, आप उसको अपने 2 मिनट आप उसको दीजिए, उसको समझाइए कि ये हर हालत में कैंसर में ही डेवलप होगा। उसको अगर आपने 100 में से एक बंदे को भी इम्प्रेस कर लिया, एक इंसान ने भी छोड़ दिया वो खाना, तो आपका जीवन वर्थ है। उसके लिए मंदिर जाने की, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी भगवान की सेवा होगी अगर आप एक इंसान को भी कन्विंस कर लेते हैं कि वो ये हैबिट्स छोड़ दे। तो मेरी सभी व्यूअर्स से यही दरखास्त है कि आप अपने डेंटल हेल्थ, अपने बच्चों की डेंटल हेल्थ का, ओरल हेल्थ सबका, और जो लोग तंबाकू, पान पराग, गुटखा खाते हैं उनसे छुड़वाने का ये काम करेंगे, आप बहुत बड़ा समाज में एक चेतना लाएंगे, आप देश को चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर Adda Unfiltered to have called me here and they have given me their precious time. Thank you so much. एंड सम टिप्स जो हम एज अ सिटीजन फॉलो कर सकते हैं हमारी ओरल हेल्थ को फिट रखने के लिए घर पर? बिल्कुल सिंपल, डेली brushing after every meals if possible, otherwise twice brushing. Night brushing is a must. आप अगर स्कूल कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, ब्रश नहीं कर सकते तो सिंपल पानी और उंगली से अच्छी तरह से रिंस करिए अपने माउथ को। आप हेल्दी फूड खाइए जितना हो सके, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, फ्लूइड्स लीजिए, और सब्जियां और फल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लीजिए। जितना फाइबरस फूड खा सकते हो अच्छा है। जो वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं क्लेंजिंग में, हमेशा माउथ को क्लीन रखते हैं। और बैड हैबिट्स अगर कोई है प्लीज छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए छोड़ दीजिए, और हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाती रहिए। थैंक यू। सो लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस और ओरल हेल्थ को ध्यान में अगर हम रखें तो हम अपनी हेल्थ को ओवरऑल ठीक रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब Adda Unfiltered and put your precious comments underneath.